गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो चलिए, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 12th का इनऑर्गेनिक पोर्शन, जो कि चैप्टर नंबर 9 है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का लेक्चर नंबर 2 यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है उसे आपको देखना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि मैं शुरुआत से ही कहते आ रहा हूँ कि यह जो चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, वो हर एक स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो ही जाता है। इसके पीछे रीजन यही है कि बच्चे बारीकी तरीकों से सभी चीजों को फॉलो नहीं करते हुए जाते हैं। तो इसी चलते कोई भी ऐसा कंसेप्ट होता है, जैसा कि आज मैं बहुत सारा चीज बताऊंगा जो कि मेरे पिछले लेक्चर से ही उसका रिलेट करेगा। तो अगर यदि आप मेरा पिछले लेक्चर को नहीं देखेंगे और अगर डायरेक्टली मेरा सेकंड लेक्चर को आप देख रहे हैं, तो आपको हो सकता है कि थोड़ा ना थोड़ा तो समझने में कठिनाई हो सकती है। इसी चलते आप कोशिश कीजिए कि हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है उससे पहले कवर कर लीजिए, उसके बाद ही आप हमारा सेकंड लेक्चर को देखने की प्रयास करें। ठीक है, तो चलिए, हम लोग वैसे भी बहुत ही आसान तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आप बहुत ही इजी तरीका से सारा कुछ समझ सकेंगे। ठीक है, तो चलिए लेट नहीं करते, हम लोग यह चैप्टर में मतलब यह लेक्चर में हम लोग क्या क्या आज देखने वाले हैं उसको हम लोग पहले देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्विक रिवीजन के तौर पर आपको बता देना चाहते हैं कि हम लोग पिछले लेक्चर में क्या क्या कवर किया था, है कि नहीं। उसके बाद हम यह चैप्टर मतलब यह लेक्चर को हम लोग शुरुआत करेंगे। तो जैसा कि हम लोग शुरू किए थे, तो हम लोग जाने थे उसमें कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री होता क्या है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन किए थे कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या है। फिर हम लोग देखे थे मोलिक्यूलर या एडिशन कंपाउंड क्या होता है। फिर इसको हम लोग बारीकी तरीके से समझे थे, इसका एग्जाम्पल भी लेकर हम लोग समझे थे यहाँ पे, है कि नहीं। उसके बाद हम लोग जब यहाँ पे मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड जो होता है इसके बारे में जब हम लोग देखे थे, उसके बाद हम लोग जाने थे कि मॉलिक्यूलर या एडिशन कंपाउंड क्या कितने टाइप होता है। तो हम लोग देखे थे कि दो टाइप का होता है। तो हम लोग देखे थे कौन कौन सा। तो एक होता है हम लोग को डबल साल्ट और दूसरा होता है क्या चीज, कॉम्प्लेक्स साल्ट। तो फिर हम लोग बारीकी तरीके से देखे थे कि डबल साल्ट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स साल्ट क्या होता है। इसका हम लोग डिफरेंस भी देखे थे, और डिफरेंस देखने के बाद इसको बहुत ही आसान तरीके से सारा कुछ, सारा जितने भी पॉइंट होते थे सारा कुछ हम लोग कवर कर लिया था। फिर हम लोग देखे थे कि कॉम्प्लेक्स साल्ट को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। कोई भी जो हम लोग का कॉम्प्लेक्स साल्ट रहता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो उसके लिए आपको सारा कुछ बता दिया गया था कि कौन आयोनाइजेबल स्फीयर होगा, कौन नॉन आयोनाइजेबल स्फीयर होगा। फिर देखे थे सेंट्रल मेटल आइटम कौन होगा, लिगेंड कौन होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कौन होगा, है या नहीं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे इस लेक्चर में, जो यहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंट किए थे, तो हम लोग यहाँ पे आयोनाइजेबल स्फीयर हो गया, नॉन आयोनाइजेबल स्फीयर हो गया, सेंट्रल एटम हो गया मेटल, फिर यहाँ पे हम लोग को लिगेंड हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, फिर हम लोग को आ जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। तो वो सारा चीज को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल इसके बारे में हम लोग पढ़ते चले जाएंगे, ताकि इसके बारे में हम लोग को और विस्तार तरीका से समझ में आ सके, है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसी चीजों को सारा पॉइंट को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे का पॉइंट पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग इस लेक्चर का जो शुरुआती टॉपिक है उसको हम लोग कवर करते हैं। तो चलिए, सबसे पहला जो टॉपिक होता है वो है आयोनाइजेबल स्फीयर। आयोनाइजेबल स्फीयर होता क्या है, तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स साल्ट का वह पोर्शन, क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स साल्ट का वह पोर्शन जो कि स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ होता है, और उसे जब एक्वस सॉल्यूशन में डाला जाता है तो वह क्या होता है, आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। तो कॉम्प्लेक्स साल्ट का वह पोर्शन क्या कहलाता है, आयोनाइजेबल स्फीयर कहलाता है। बात समझ में आया। इसमें कुछ बोलना नहीं है, क्या बोलना है सिर्फ कि कॉम्प्लेक्स साल्ट का वह पोर्शन जो कि स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ होता है और एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है, आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। तो वैसे पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनाइजेबल स्फीयर बोलते हैं। अब दूसरा होता है हम लोग को नॉन आयोनाइजेबल स्फीयर, या फिर कॉम्प्लेक्स आयन, या फिर कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको भी हम लोग उसी तरह से डिफाइन करेंगे कि कॉम्प्लेक्स साल्ट का वह पोर्शन जो कि क्या होता है, तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ होता है और एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट नहीं होता है। तो वैसे पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन आयोनाइजेबल स्फीयर बोलते हैं। बात समझ में आए। तो बहुत ही आसान तरीका है, इसको तो हम लोग पिछले लेक्चर में ही कवर कर चुके थे, बस थोड़ा सा यहाँ पे अलग से यहाँ पे डिफाइन कर दे रहे थे। ठीक है, तो आराम से ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए, जो आपका नॉन आयोनाइजेबल स्फीयर होता है वो हम लोग को तीन प्रकार का होता है। जैसे कि नॉन आयोनाइजेबल स्फीयर किसको बोल रहे हैं, जो कि हम लोग को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ होता है, उसी को हम लोग बोल रहे हैं नॉन आयोनाइजेबल स्फीयर। तो नॉन आयोनाइजेबल स्फीयर हम लोग को कितने प्रकार के होगा, यहाँ पे तीन प्रकार के होगा। अब वो कौन कौन होगा, सो देखिए, फर्स्ट में होता है कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, फिर दूसरा होता है अनायनिक कॉम्प्लेक्स, और तीसरा होता है क्या चीज, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होता है।
और हम लोग जैसा कि जानते हैं कि जो स्क्वायर ब्रैकेट के में जो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, जो हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कॉम्प्लेक्स आयन जो हो रहा है यहाँ पे, जो कॉम्प्लेक्स आयन, वो हम लोग किस में लिखते हैं, तो वो हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे सेंट्रल मेटल आइटम होता है और हम लोग को लिगेंड्स के मिलके यहाँ पे रहता है कि नहीं। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि कटायन और यहाँ पे अनायनिक और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स यहाँ पे देखा जा रहा है। अब इसको कैसे कैसे डिफाइन करेंगे, तो जो हम लोग यहाँ पे जान गए हैं कि कॉम्प्लेक्स आयन जो होगा उसको हम लोग क्या चीज में लिखेंगे, तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पे यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर यदि हम लोग को कॉम्प्लेक्स आयन में हम लोग को अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रह गया उसके ऊपर, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, कटायनिक कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। जैसा कि यहाँ पे दिखा रहे हैं कि यहाँ पे जब हम लोग यहाँ पे लिखे हैं कॉम्प्लेक्स आयन और उसके ऊपर क्या है, +3 चार्ज है। इसी तरह से यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स आयन हम लोग लिखे हैं और यहाँ पे देख रहे हैं क्या है, +2 है। तो इसी चलते यहाँ पे प्लस चार्ज है, इसी चलते इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कटायनिक कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं। ठीक है। अब अनायनिक कॉम्प्लेक्स में क्या हो रहा है, तो आप खुद जान रहे हैं कि उसके ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो उसी हिसाब से यहाँ पे देखिए कि कॉम्प्लेक्स आयन यहाँ पे हम लोग लिखे हैं और उसके ऊपर क्या है, -2 चार्ज है। उसी हिसाब से यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पर भी -2 चार्ज है। तो इस प्रकार के हम लोग जो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आयन होगा उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, अनायनिक कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बोल रहे हैं। ठीक है। अब हम लोग का न्यूट्रल, और न्यूट्रल के मतलब तो आप जान रहे हैं कि उसके ऊपर कोई भी किसी तरह का चार्ज ना हो। तो उसी हिसाब से देखिए यहाँ पे हम लोग कॉम्प्लेक्स आयन जो यहाँ पे बनाए हैं उसके ऊपर कोई चार्ज है क्या, नहीं है। तो नहीं है, तो इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स आयन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बोल रहे हैं। क्या आपको किसी तरह से एक समझने में परेशानी हुआ, नहीं? तो चलिए फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं ताकि आपको और अच्छा तरीका समझ में आए। आयोनाइजेबल और नॉन आयोनाइजेबल को हम लोग कैसे डिफाइन किए, तो हम लोग बोले कि जो क्या चीज बोले कि कॉम्प्लेक्स साल्ट का वह पोर्शन, क्या बोले थे, कॉम्प्लेक्स साल्ट का वह पोर्शन जो कि स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ होता है और आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनाइजेबल स्फीयर बोलते थे। और कॉम्प्लेक्स साल्ट का वह पोर्शन जो कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ होता है और वह क्या एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट नहीं होता है, तो वैसे जो पोर्शन होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन आयोनाइजेबल स्फीयर या कॉम्प्लेक्स आयन या फिर कोऑर्डिनेशन एंटिटी हम लोग बोलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखें कि जो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आयन है उसका हम लोग 3 प्रकार का यहाँ पे उसका नेचर देखा जा सकता है। तो फर्स्ट होता है कटायनिक कॉम्प्लेक्स, तो इसको हम लोग कैसे बोलेंगे, तो कॉम्प्लेक्स आयन का वैसा कॉम्प्लेक्स आयन जिसके ऊपर क्या रहेगा, प्लस मतलब प्लस का चार्ज रहेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे कटायनिक कॉम्प्लेक्स। और अनायनिक कॉम्प्लेक्स को बोलेंगे तो वैसा कॉम्प्लेक्स आयन जो कि हम लोग को क्या होगा, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, तो उसको हम लोग अनायनिक कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स किसको बोलेंगे, तो वैसा कॉम्प्लेक्स आयन जिसके ऊपर हम लोग को कोई भी चार्ज नहीं होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स आयन हम लोग बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद जो हम लोग को चर्चा करेंगे वो क्या होगा, चलते हैं उसके ऊपर। सेंट्रल मेटल आइटम और लिगेंड को हम यहाँ पे दोनों को एक ही साथ बताएंगे ताकि आपको और अच्छा तरीका से समझ आ सके। तो देखिए सेंट्रल मेटल आइटम क्या होता है और लिगेंड क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट का वह स्पीसीज, क्या बोलेंगे कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वह स्पीसीज जिसके पास नेचर वाइज क्या होता है, तो लेविस एसिड होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर रहता है जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला होता है, उसके पास क्या होता है, तो वैकेंट ऑर्बिटल होता है। तो उस प्रकार के स्पीसीज को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल मेटल आइटम बोलते हैं। और लिगेंड्स क्या होता है, तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का वह स्पीसीज जिसके पास नेचर वाइज क्या होता है, तो लेविस बेस होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है या फिर लोन पेयर डोनर होता है, और जिसके पास पॉजिटिव नेगेटिव या फिर किसी तरह का चार्ज नहीं होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो लिगेंड्स बोलते हैं। बात समझ में आया। अब ये दोनों में से देखिए कि ये क्या होता है, तो नेचर वाइज लेविस एसिड होता है और जो लिगेंड होता है वो लेवी मतलब नेचर वाइज क्या होता है, लेविस बेस होता है। तो इसी चलते दोनों ऑपोजिट होने के चलते क्या होता है कि आपस में एक इंटरेक्शन बॉन्ड बनाता है जो कि वह क्या होता है, हम लोग का कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। तो इसी चलते दोनों आपस में क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है। बात समझ में आया। अब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है। यहाँ बात समझ में आया। और यहाँ पे तो आप जान रहे हैं कि जो लिगेंड होता है उसके वो क्या रहता है, तो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है या फिर लोन पेयर डोनर होता है, क्योंकि यह बहुत ही रिच होता है। बात समझ में आया। चलिए, और इसके ऊपर कैसा कैसा चार्ज रहेगा, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है या फिर किसी तरह का चार्ज नहीं हो सकता है कि नहीं, जैसा कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं और बाद में भी देखेंगे। और फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि जो सेंट्रल मेटल आइटम होता है वो हम लोग को जनरली कौन सा ब्लॉक का होता है, वो हम लोग को
डी ब्लॉक का रहता है। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ वो डी ब्लॉक का ही रहता है, वो एस का भी हो सकता है, पी का भी हो सकता है और एफ का भी हो सकता है। लेकिन जो मैक्सिमम देखा जाता है, तो मैक्सिमम जो हम लोग को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखा जाता है वो हम लोग को क्या देखते हैं यहाँ पे, तो वो जनरली हम लोग को क्या रहता है, डी ब्लॉक का ही रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि डी ब्लॉक के एलिमेंट के पास स्मॉल साइज होता है, हाई चार्ज होता है और वैकेंट ऑर्बिटल पाया जाता है। इसी चलते ये हम लोग को सेंट्रल मेटल आइटम कौन सा ब्लॉक का रहता है, तो डी ब्लॉक का रहता है। बात समझ में आए? तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे देखें सेंट्रल मेटल आइटम क्या होता है और लिगेंड क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग का होता है एक कोऑर्डिनेशन नंबर। अब ये कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है, तो हम लोग जानते हैं कि जितना भी हम लोग को ये यहाँ लिगेंड है और सेंट्रल मेटल आइटम है, वो दोनों आपस में जुड़ा हुआ रहता है। और यहाँ पे देखेंगे कि कितना हम लोग को लोन पेयर, हम लोग को ये जो लिगेंड होता है कितना लोन पेयर डोनेट करेगा किसको, सेंट्रल मेटल आइटम को, क्या करने के लिए, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए। बात समझ में आया? तो वही जितना हम लोग को लोन पेयर डोनेट करेगा सेंट्रल मेटल आइटम को, तो वही नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो वो चीज को हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे। बात समझ में आया? तो अभी फिलहाल जो हम लोग को नया टॉपिक आने वाला है वो हम लोग को ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में तो हम लोग पढ़े हैं, लेकिन और इसको विस्तार पूर्वक से हम लोग यहाँ देखेंगे कि कैसे हम लोग यहाँ पे कोई भी हम लोग कॉम्प्लेक्स साल्ट के अंदर हम लोग कैसे वहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट में हम लोग को किसी तरह का परेशानी तो नहीं होना चाहिए कि सेंट्रल मेटल आइटम क्या होता है, लिगेंड क्या होता है। तो सेंट्रल मेटल आइटम कुछ नहीं होता है कि लेविस एसिड होता है नेचर वाइज, और वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है जिसके पास क्या रहता है, वैकेंट ऑर्बिटल होता है। और वो हम लोग को कैसा ब्लॉक से बिलोंग करता है, तो वो डी ब्लॉक हम लोग को उसे बिलोंग करता है। कोई पूछेगा डी ब्लॉक से है क्यों, तो आप बताइएगा कि उसके पास स्मॉल साइज होता है, हाई चार्ज होता है और वैकेंट ऑर्बिटल होता है। यहाँ पे जनरली बोला गया है, इसका मतलब इसमें एक्सेप्शनल है, वहाँ एस का भी हो सकता है, पी का भी हो सकता है और एफ का भी हो सकता है। लेकिन यहाँ मैक्सिमम जब भी देखा जाता है तो कॉम्प्लेक्स साल्ट के अंदर, तो वहां पे जनरली देखा जाता है क्या रहता है वहां पे, तो जितने भी सेंट्रल मेटल आइटम पाया जाता है सारा का सारा आपको देखने को मिलेगा डी ब्लॉक का ही। बात समझ में आया? और लिगेंड का बात करेगा तो लिगेंड में बताइएगा कि नेचर वाइज लेविस बेस हो, इलेक्ट्रॉन डोनर हो, या फिर क्या बोलिएगा, लोन पेयर डोनर हो, और जिसके ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो या किसी प्रकार का चार्ज ना हो। किसी प्रकार का नहीं चार्ज रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसको हम लोग न्यूट्रल लिगेंड्स बोलेंगे। नेगेटिव वाला को क्या बोलेंगे, अनायनिक लिगेंड बोलेंगे, और पॉजिटिव वाला को कैटायनिक लिगेंड्स बोलेंगे। यहाँ तक किसी तरह का कोई परेशानी नहीं। तो चलिए हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर को भी समझ गए। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, तो लिगेंड है सो कितना लोन पेयर डोनेट किया है सेंट्रल मेटल आइटम को, क्या करने के लिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए। तो वही संख्या को यहाँ पे मान के चलिए कि जो लिगेंड है वो 2 लोन पेयर डोनेट करता है किसको, सेंट्रल मेटल आइटम को, तो वहां पे हम लोग बोलेंगे कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 2 हो गया। बात समझ में आया कि कितना नंबर में वो लोन पेयर को डोनेट करता है। यहाँ तक किसी तरह का दिक्कत नहीं। तो चलिए हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो देखिए हम लोग का होता है यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है, इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, तो चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आइटम। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सेंट्रल मेटल आइटम के ऊपर कितना चार्ज है, तो वही चार्ज को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पे आप बताइए कि सेंट्रल मेटल आइटम है क्या। जैसे कि पहला नंबर जो हम लोग यहाँ पे दिए हैं, तो यहाँ पे और जब भी हम लोग यहाँ पे चार्ज चर्चा करेंगे, कब, क्यों, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स साल्ट के अंदर जब भी हम लोग यहाँ पे सेंट्रल मेटल आइटम को ढूंढेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे, नॉन आयोनाइजेबल स्फीयर में। और वो कहाँ रहता है, तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है। तो ये हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर देखेंगे और उसमें देखेंगे कि कौन हम लोग को मेटल है। तो मेटल कौन सा दिख रहा है, यहाँ पे फेरस दिख रहा है, आयरन दिख रहा है। तो आयरन को यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, तो ये हम लोग को सेंट्रल मेटल आइटम हो गया। ठीक है, तो हम लोग किसको ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, तो इसी का निकालेंगे। बात समझ में आया? तो इसी का, ऐसा नहीं कि इसको निकालेंगे, हम लोग को निकालना किसको है, सेंट्रल मेटल आइटम को। सेंट्रल मेटल आइटम कहाँ देखा जाता है, तो हम लोग देखेंगे कि कोई भी हम लोग को कॉम्प्लेक्स साल्ट रहेगा उसके अंदर हम लोग देखेंगे कि जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रहेगा उसमें जो मेटल रहेगा वही उसके ऊपर जो चार्ज होता है वही हम लोग को क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर होता है। बात समझ में आए? उसी हिसाब से बताइए कि इसमें सेकेंड नंबर में कि यहाँ पे आप बताइए कि कौन सा होगा हम लोग को सेंट्रल मेटल आइटम। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे देख रहे हैं कि कौन सा हम लोग को मेटल दिख रहा है, तो यहाँ पे कॉपर दिख रहा है। तो ये कॉपर हम लोग का क्या हो जाएगा, सेंट्रल मेटल आइटम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोलिएगा कि नहीं यहाँ पे तो दिया ही नहीं है स्क्वायर ब्रैकेट, तो ऐसा एग्जांपल में स्क्वायर ब्रैकेट नहीं दिया हुआ रहता है, ये एक्सेप्शनल मान के चलिए। बात समझ में आया? तो चलिए यहाँ पे देखिए कि सेंट्रल मेटल आइटम आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे निकल दिख रहा है,
यही तो आपका मेटल है। तो इस तरह से अब बात आता है कि यहाँ पे हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे कैसे। हम लोग तो ये जान गए कि ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, तो आप फट से बोलिएगा कि सेंट्रल मेटल आइटम के ऊपर जितना भी चार्ज होगा वही चार्ज को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर बोलेंगे। बात समझ में आए? चलिए तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कैसे हम लोग सेंट्रल मेटल आइटम का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चलिए तो चलिए मैं आपको यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे कैसे निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर सेंट्रल मेटल आइटम का। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है, पोटेशियम है। क्या है, पोटेशियम। अब पोटेशियम कितना है, तो यहाँ पे देख रहे हैं पोटेशियम जो है वो 4 है कि नहीं, 4 है तो इंटू कर देंगे। और यहाँ पे देखेंगे कि पोटेशियम के ऊपर कितना चार्ज होता है। तो हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है ये, और फर्स्ट ग्रुप में जितने भी एलिमेंट है उसके ऊपर कितना होता है, तो +1 का चार्ज होता है। कितना होता है, +1 का चार्ज होता है। ये इसके साथ इंटू हो जाएगा। क्या करना है, यहाँ जितना नंबर में रहेगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या चीज, तो उस एलिमेंट के, उस एटम के ऊपर कितना हम लोग का चार्ज होता है उसको। ठीक है, अब चलिए फिर यहाँ पे सभी को सम करते चलना है। क्या करते चलना है, सम करते चलना है। अब यहाँ पे देखिए आयरन है। क्या है, आयरन। और यही हम लोग का क्या है, सेंट्रल मेटल आइटम। और देखिए इसी को हम लोग को निकालना है। निकालना क्यों है, क्योंकि हम लोग पहले ही बताए थे कि जो यहाँ पे हम लोग को सेंट्रल मेटल आइटम होता है वह हम लोग को क्या होता है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, हम लोग को वेरिएबल होता है, इसका फिक्स नहीं होता है। इसी वजह से हम लोग इसको निकालेंगे कि आखिर ये जो हम लोग को कॉम्प्लेक्स साल्ट यहाँ पे बना हुआ है, इस केस में हम लोग को इसका कितना ऑक्सीडेशन नंबर होगा। सु बात समझ में आया? तो इसका हम लोग को फिक्स नहीं रहता है, वेरिएबल होता है। तो इसी चलते हमेशा नहीं बोल सकते इसका +2 होगा कि +3 होगा। इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग निकालते हैं किसका, तो सेंट्रल मेटल आइटम का। ठीक है, चलिए तो इसको अगर हम लोग को पता नहीं है कि ये आयरन का ऊपर कितना चार्ज है, सो इसी चलते यहाँ पे देखेंगे कि हम लोग को कितना है, तो कुछ नहीं है, तो उसके उसी को हम लोग क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। क्या मान लेंगे, एक्स, क्योंकि उसी को निकालना है। अब चलिए प्लस। अब यहाँ पे देखिए ये क्या चीज है, साइनाइड है। क्या है, साइनाइड। और हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि Cn के ऊपर हम लोग को क्या होता है, तो एक माइनस होता है। क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है एक। तो हम लोग जान रहे हैं कि यहाँ कितना है, तो यहाँ पे देख रहे हैं Cn हम लोग को कितना है, तो 6 है। तो यहाँ पे 6 तो लिखेंगे ही, और इंटू उसके ऊपर कितना चार्ज है, तो -1। तो -1 से यहाँ पे इंटू कर देंगे। अब इज इक्वल्स टू यहाँ कितना हो जाएगा, 0। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसको कैलकुलेट कीजिए। 4 1 जा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पे x हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे देखिए 6 और -1 जब इंटू हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। इससे चलते यहाँ क्या कर देंगे, -6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। अब इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे -2 हो जाएगा तो बराबर के उधर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, +2। तो यहाँ पे देखिए कि x के कितना हो गया, +2। और x हम लोग किसको माने थे, इसको माने थे, किसको, आयरन को। तो आयरन के ऊपर जो हम लोग को अभी चार्ज आया है वो कितना आया, +2 आया। कितना आया, +2। अब हम लोग क्या देखे थे यहाँ पे, ऑक्सीडेशन नंबर का हम लोग को क्या बताया था यहाँ पे डिफिनेशन, कि सेंट्रल मेटल आइटम के ऊपर जितना चार्ज होगा वही हम लोग को चार्ज क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर। तो बताइए यहाँ जो सेंट्रल मेटल आइटम के ऊपर कितना चार्ज है, +2। मतलब कि यह जो कोऑर्डिनेशन, मतलब ये जो हम लोग को कॉम्प्लेक्स साल्ट है, यहाँ पे हम लोग को डायरेक्ट हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स साल्ट का कोऑर्डिनेट मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, तो +2 आप बता दीजिएगा। क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स साल्ट में जब भी हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं वो किसको निकालते हैं, तो हम लोग सेंट्रल मेटल आइटम का ही निकालते हैं। तो इसी चलते उसके ऊपर कितना चार्ज आया, +2, तो उसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो गया। बात समझ में आया? तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। अब यहाँ पे देखिए दो चीज आ जाता है संख्या में, एक तो अभी निकाला ये, और एक देख रहे हैं ये वाला, ये वाला देख रहे हैं। अब यहाँ पे दोनों नंबर से आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो ऊपर जो चार्ज यहाँ पे दिखा रहा है ये आपका बताता है ऑक्सीडेशन नंबर, और ये जो लिगेंड के बगल में जो ये नंबर दिख रहा है ये नंबर दिखाता है आपका क्या चीज, कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या दिखाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर, जो कि हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे थोड़ा सा। बात समझ में आए? चलिए तो ये दोनों नंबर में कंफ्यूज मत कीजिएगा। ये जो हम लोग सेंट्रल मेटल आइटम के ऊपर जो चार्ज होता है वही कहलाता है हम लोग को ऑक्सीडेशन नंबर, और जो लिगेंड के बगल में जितना नंबर लिखा हुआ रहता है वही हम लोग को क्या हो जाता है, तो वो हो जाता है हम लोग को कितना, वो हो जाता है हम लोग को कोऑर्डिनेशन नंबर। बात समझ में आया? चलिए तो आप बताइए इसको निकाल करके कि इसके लिए आप कितना निकालिएगा ऑक्सीडेशन नंबर, और इसके लिए कितना निकालिएगा ऑक्सीडेशन नंबर। चलिए तो मैं निकाल के बताता हूँ।
अब यहाँ पे देखिए हम लोग को कौन है सेंट्रल मेटल आइटम, तो यही है कॉपर। तो कॉपर को हम लोग को पता नहीं है, तो उसी को हम लोग क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। अब चलिए प्लस, अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, अमोनिया है। क्या है, अमोनिया। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यहाँ पे पढ़ रहे हैं और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स साल्ट में, तो ये जो अमोनिया है, ये अमोनिया ये लिगेंड है और इसका नाम हम लोग यहाँ अमीन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, अमीन। हालांकि इसके बारे में हम लोग आगे खूब डिटेल में चर्चा करेंगे कि किसको क्या बोलेंगे, सो है कि नहीं। अभी जो जान रहे हैं उसी के हिसाब से निकालते हैं कि नहीं। आप मान के चलिए इसको क्या बोल रहे हैं अभी, अमोनिया। आगे तो हम लोग अमीन बोलेंगे तो बोलेंगे ही, लेकिन अभी आप क्या माने, तो आप अमोनिया के ही जैसा। और आप जानते हैं कि अमोनिया के ऊपर किसी तरह का कोई चार्ज रहता है क्या, नहीं होता है। तो नहीं होता है तो इसको डायरेक्ट हम लोग क्या लिख देंगे, जीरो। और मल्टीप्लाई करेंगे किससे, तो कितना नंबर में यहाँ अमोनिया है, तो यहाँ पे देख रहे हैं अमोनिया कितना है, तो 4 है। कितना है, 4। अब यहाँ पे 4 है तो इसको 4 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। अब प्लस में, प्लस में भैया ये पूरा ना है तो सभी को देखेंगे हम लोग। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे क्या है, SO4 है। क्या चाहिए, SO4। और हम लोग बचपन क्लास में ही पढ़ते आ रहे हैं, जूनियर क्लास में, कि जो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सल्फेट। और सल्फेट के ऊपर जो चार्ज होता है वो कितना होता है, -2 होता है। कितना होता है जी, -2 होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे, -2। कितना लिखेंगे जी, -2। और फिर इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। इतना हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ पे देखिए एक्स और प्लस, यहाँ से 4 को 0 से गुना कीजिएगा क्या हो जाएगा, 0। और यहाँ से देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए x बराबर निकालिएगा क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी, +2। इसका मतलब आया कि ये जो कॉपर के ऊपर जो चार्ज है वो कितना है, +2 चार्ज है। कितना है, +2 चार्ज। तो यहाँ पे आप फिर बोलिएगा कि हम लोग को यहाँ जो कॉम्प्लेक्स साल्ट है, कॉम्प्लेक्स साल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2 है। ये बोलिए, या तो फिर आपको बोलना है तो ऐसा बोलिए कि जो सेंट्रल मेटल आइटम के जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना हो गया, तो +2 होगा। बताइए, इतना आराम। और आपका बोर्ड एग्जाम में भी इस तरह का क्वेश्चंस आते रहता है कि बताइए, मतलब इसी तरह से दे देगा, कॉम्प्लेक्स साल्ट दे देगा और वहां से आपको निकालने के लिए बोलेगा ऑक्सीडेशन नंबर। तो क्या आप निकाल लीजिएगा, तो चलिए निकाल लीजिएगा। तो चलिए थर्ड नंबर आप खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए, उम्मीद है कि आप अपने से बना ही लिए होंगे। तो चलिए हम इसको अपने से बना देते हैं, ताकि अगर आपको मिस्टेक भी हो गया होगा तो आप आराम से उसको बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पे देखिए इसमें कि इसमें सेंट्रल मेटल आइटम में आपका क्या है, तो निकेल है। तो निकेल को हम लोग क्या मान लेंगे, यहाँ पे एक्स मान लेंगे। अब फिर प्लस, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो आपका सीओ है, क्या चीज है, सीओ। अब डायरेक्ट इसको सी और ओ अलग अलग मत कीजिएगा, ये दोनों आपस में क्या है, सीओ है। इसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, तो यहाँ पे हम लोग इसको बोलते हैं, सीओ को यहाँ हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोनिल बोलते हैं। हालांकि इसको हम लोग आगे बताएंगे कि किसको हम लोग को क्या बोलते हैं और उसके ऊपर कितना चार्ज होता है। तो हालांकि अभी थोड़ा सा हम लोग को टॉपिक आया था ऑक्सीडेशन नंबर, इसी चलते यहाँ पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हालांकि जितने भी लिगेंड होंगे, लिगेंड को हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि उसको हम लोग नामकरण में क्या बोलेंगे, और साथ ही साथ उसके ऊपर हम लोग को कितना चार्ज होता है, ताकि हम लोग को ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में आसान होगा और साथ ही साथ हम लोग को कोऑर्डिनेशन नंबर भी निकालने में आराम होगा। ठीक है, चलिए। तो अभी थोड़ा थोड़ा सा सिर्फ आपको ऊपर ऊपर आपका क्या बोला जाए, तो इसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है कि ये क्या चीज है और इसको कैसे हम लोग निकालेंगे। बात समझ में आया, चलिए। तो यहाँ पे हम लोग को निकल निकल का निकालना था। निकल को हम लोग एक्स मान लिए, और यहाँ पे देख रहे हैं सीओ को कार्बोनिल। तो कार्बोनिल को यहाँ पे क्या होता है, चार्ज। तो ये हम लोग को न्यूट्रल लिगेंड होता है। क्या होता है, न्यूट्रल लिगेंड। इसके ऊपर किसी तरह का चार्ज नहीं होता। तो किसी तरह का चार्ज नहीं है तो मतलब क्या हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जो सीओ है वो कितना है, तो यहाँ देख रहे हैं कि 4 था। तो इसी चलते यहाँ से हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इज इक्वल टू क्या, ओवरऑल ये जो मॉलिक्यूल है इसके ऊपर कोई चार्ज है क्या, नहीं। तो इससे चलते यहाँ क्या हो जाएगा, 0। अब चलिए इसको सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पे देख रहे हैं कि ये क्या हो जाएगा, 0 बराबर 0। इसका मतलब हो गया कि जो यहाँ पे एक्स बराबर हो गया, ये कितना हो गया, 0। कितना हो गया, एक्स बराबर 0 हो गया। तो हम लोग देखें कि यहाँ पे कि ये जो सेंट्रल मेटल आइटम है उसके ऊपर हम लोग को कितना चार्ज आ गया, 0 चार्ज। बात समझ में आया। तो मतलब कि यहाँ देख रहे हैं कि सेंट्रल मेटल आइटम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, 0। तो यहाँ पे देखिए बस आपको कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर में। हम लोग सिर्फ जानते हैं यहाँ पे कि जब भी हम लोग देखेंगे कि सेंट्रल मेटल आइटम के ऊपर जो नंबर रहेगा, मतलब कि यहाँ जो चार्ज रहेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। और यहाँ जो लिगेंड्स के जो बगल में रहता है, लिगेंड्स के जो बगल में रहता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। बात समझ में। चलिए, तो इस प्रकार से हमको लग रहा है कि आपको ऑक्सीडेशन नंबर भली भांति समझ में आ गया होगा। बात समझ में आया। चलिए, हम लोग को नया जो टॉपिक आता है वो है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रोन। ये जो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रोन है, इससे हम लोग को डरना नहीं है।
ये बहुत ही आसान टॉपिक है, ठीक है। अब ये होता क्या है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कि कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड यहाँ पे है बन रहा है, मतलब कॉम्प्लेक्स जो यहाँ पे बनेगा साल्ट। अब वहां पे जैसे हम लोग देखे सेंट्रल मेटल आइटम और लिगेंड देखे देखे ना दोनों चीज। अब वहां पे हम लोग एक चर्चा किए थे कोऑर्डिनेट बॉन्ड का और कोऑर्डिनेशन नंबर का। तो वहां पे जैसा कि हम लोग देख रहे थे कोऑर्डिनेशन नंबर को कैसे डिफाइन किए थे कि हम लोग को जो लिगेंड होगा वो कितना लोन पेयर हम लोग को डोनेट किया है, किसको, तो सेंट्रल मेटल आइटम को। और उसके बाद हम लोग को क्या होता है, तो उसी को हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर बोल रहे थे। और वो जो हम लोग को लोन पेयर उसको जो डोनेट कर रहा है उसके थ्रू उन लोग क्या बोल रहा है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, जिसके जिसके चलते वो दोनों आपस में जुड़े हुए थे। अब वहां पे से देखना है कि आखिर वो दोनों आपस में जुड़ रहे हैं तो किस टाइप से उन लोग जुड़ रहे हैं, मतलब कि उसका कोई स्ट्रक्चर तो होना चाहिए ना, कि आखिर मान के चलिए वो जो लिगेंड है और जो सेंट्रल मेटल आइटम है वो आपस में जो जुड़े हुए वो किस तरह से जुड़े हुए हैं। तो वही चीज को बता रहा है यहाँ पे कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रोन। तो यहाँ पे देखिए अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स अराउंड सेंट्रल मेटल आइटम, वही चीज बोल रहा है कि सेंट्रल मेटल आइटम के चारों ओर की लिगेंड किस तरह से अरेंजमेंट हुआ है, अरेंज किया गया है। तो वही अरेंज को क्या बताता है, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रोन। तो यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं कि ये जो हम लोग को है एम, वो हम लोग को सेंट्रल मेटल आइटम है, ठीक है। और ये जो एल एल लिखा हुआ है वो हम लोग को क्या है, लिगेंड्स है। बात समझ में आया? अब यहाँ पे देखिए ये लिगेंड हम लोग को सेंट्रल मेटल आइटम से जुड़ा हुआ, ये भी, ये भी और ये भी। और देख रहे हैं कि चारों जो है लिगेंड्स वो आपस में कितना है, तो 90 डिग्री में है। कितना है, 90 डिग्री में है। और 90 डिग्री में जुड़ा हुआ किससे, सेंट्रल मेटल आइटम से। तो ये जो जुड़ा हुआ है इस तरह से, तो इस तरह से जुड़ने के बाद उसका कुछ शेप बन रहा है। क्या बन रहा है, कुछ शेप बन रहा है। तो यही जो शेप है, यही शेप को कौन बताता है, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रोन बताता है। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे नाम कि ये जो हम लोग को यहाँ पे स्ट्रक्चर जो बना रहा है, जो शेप बना रहा है, उसका जो नाम होगा वो कैसे देखेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सभी चारों के चारों क्या है, लिगेंड 90 डिग्री में सेंट्रल मेटल आइटम से जुड़ा हुआ है। तो इसी चलते ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्वायर प्लेनर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्क्वायर प्लेनर बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग को कितना लिगेंड है, तो 6 लिगेंड है। कितना है, 6 लिगेंड है। और छो का छो लिगेंड क्या है, आपस में 90 डिग्री से जुड़ा हुआ है सेंट्रल मेटल आइटम से। तो इस तरह से जब 6 लिगेंड मिलकर बनाता है यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यहाँ पे बनाता है कोऑर्डिनेशन मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब बनाता है सेंट्रल मेटल आइटम से, तो उस समय उसका जो स्ट्रक्चर बनता है वह स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल। तो आपको कुछ देखना नहीं है, हालांकि आप तो शेप ये सारा कुछ तो आप इनऑर्गेनिक में जब पढ़ रहे थे 11th क्लास में, उसी समय आपको नाम लिखना पूरा अच्छा तरीका से समझ में आ ही गया होगा। तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्क्वायर प्लेनर बोल रहे हैं। और 6 रहता है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। और आगे एक है। अब यहाँ पे देखिए, हम लोग को यहाँ देख रहे हैं कि जो लिगेंड है, लिगेंड कितना है, तो यहाँ पे देख रहे हैं लिगेंड हम लोग को 4 है। कितना है, 4। और 4 है लिगेंड। और यहाँ पे हम लोग को क्या चाहिए, यहाँ पे सेंट्रल मेटल आइटम से हम लोग को यहाँ पे लिगेंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो लिगेंड है, क्या चाहिए, ये जो लिगेंड है आपस में कितना डिग्री से जुड़ा हुआ है, तो हम लोग जानते हैं 109 डिग्री और 28 क्या मिनट से वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं। तो इस तरह का जो जुड़ा हुआ रहता है और कोऑर्डिनेट जो बॉन्ड बनाता है, और बनाने के दौरान क्या हो रहता है, तो उसका एक शेप होता है, बन जाता है। और वही शेप को हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल। तो यही था हम लोग को क्या चाहिए, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रोन बोल रहा था। मतलब कि वो हम लोग को दर्शाता है कि आखिर जो सेंट्रल मेटल आइटम और लिगेंड के बीच में जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है, वो बनने के दौरान उसका जो शेप होगा, वो शेप आखिर वो किस तरह से अरेंज हुआ है एक दूसरे से। तो यहाँ पे देखे ये जो स्क्वायर प्लेनर के साथ, यहाँ पे देखे 4 लिगेंड था और चारों आपस में 90 डिग्री के साथ था। तो उस तरह से जब लिगेंड के साथ सारा लिगेंड क्या था, सेंट्रल मेटल आइटम के साथ जुड़ा हुआ था, तो उस दौरान जो अरेंजमेंट हुआ था उस दोनों का जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया था उस दौरान, तो वही शेप को कैसा था, तो स्क्वायर प्लेनर के जैसा था। जब 6 लिगेंड था और 6 लिगेंड आपस में क्या था, 90 डिग्री से जुड़ा हुआ था सेंट्रल मेटल आइटम से, तो उस समय जो स्ट्रक्चर बना था उसको क्या बोल रहे थे, ऑक्टाहेड्रल हम लोग को बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखे कि जब 4 तो था यहाँ पर भी और 4 वहां पर भी था, लेकिन यहाँ पे जो था स्क्वायर प्लेनर में वो आपस में 90 डिग्री का था। लेकिन यहाँ पे जो देख रहे हैं, यहाँ पे 109 डिग्री और 28 मिनट यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर बना है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, टेट्राहेड्रल बोल रहे हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रोन भी समझ में आ गया।
कि वो अरेंजमेंट को बताता है, कि जो हम लोग को यहाँ क्या चीज बताता था कि वही ना बताता था कि अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स अराउंड सेंट्रल मेटल आइटम, कि सेंट्रल मेटल आइटम के मतलब जो चारों तरफ है कि जो उससे जो जुड़ा हुआ रहता है लिगेंड्स, वो किस तरह से जुड़ा हुआ है, वही अरेंजमेंट को बताता है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रोन। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग नया टॉपिक देखते हैं। अब दोस्तों जैसा कि हम लोग इतना दूर तक आ चुके हैं, तो दोस्तों और मैं शुरू से आपको बोलते आ रहा हूं कि देखिए यह चैप्टर बहुत ही आसान है, लेकिन जो बच्चा इस चैप्टर को अच्छा तरीका से नहीं पढ़ सकते हैं तो उसके लिए क्या हो जाएगा, यह चैप्टर बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। और इतना भी आसान नहीं है और इतना भी टफ नहीं है कि स्टूडेंट उसको हैंडल ना कर सके, है कि नहीं। तो अगर आप चाहते हैं कि यह चैप्टर आप पूरा अच्छा तरीका से समझने के लिए और आपसे एक भी क्वेश्चंस इधर उधर ना जाए, चाहे आप बोर्ड एग्जाम में बैठे या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे, तो आपसे पूरा हर एक जगह आपसे क्वेश्चंस बनते चला जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पूरा शांत जगह में बैठ करके आप हमारे लेक्चर्स को बारीकी तरीके से देखते चले जाए। क्योंकि देखिए एक भी टॉपिक अगर आपसे मिस हो जाता है तो आप पूरा चैप्टर को खा जाइएगा। इसका कहने का मतलब यही है कि आप पूरा मतलब हाथ धो बैठिएगा इस चैप्टर से, आपको बिल्कुल कुछ नहीं समझ में आएगा। क्योंकि देखिए अब यहाँ से जो क्लासिफिकेशन जो यहाँ से स्टार्ट होने वाला है, अब यहाँ से हम लोग धीरे धीरे हम लोग प्रोसीड होंगे किसकी ओर, तो हम लोग यहाँ से नोमेनक्लेचर की ओर प्रोसीड होते चले जाएंगे। अब यहाँ से हम लोग को मेन मकसद जो हम लोग को यह चैप्टर का था वहां तक हम लोग पहुंचने वाले हैं। तो देखिए अगर यदि आप हमारा लेक्चर को अच्छा तरीका से नहीं देख रहे हैं और जैसे तैसे आप देखने की कोशिश करेंगे तो एकदम एक जरा सा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यह कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अपने आप में ही एकदम हैवी चैप्टर है, बात समझ में आया। तो इसी चलते आपसे मेरा नम्र निवेदन रहेगा कि आप शांति जगह में अच्छा तरीका से बैठ करके और मेरा यह लेक्चर को पूरा तरीका से जैसे जैसे मैं बोलते जा रहा हूँ वैसे वैसे आप फेयर कॉपी में नोट्स करते चले जाए। अगर आपको मुझ पर भरोसा है कि हाँ मैं आपके लिए बहुत ही आसान तरीका से यह लेक्चर बना रहा हूँ जिससे आपको बहुत आसान तरीका से समझ में आएगा और मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा काम कर दूंगा, तो आप भरोसा यही रखिए और हमारे साथ आगे बढ़ते चले जाए, ठीक है। लेकिन शर्त यही है दोस्त, अगर आप अच्छा करना चाहते हैं तो आपको बहुत थोड़ा सा परिश्रम तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसी चलते आप बारीकी से नोट्स करते चले जाए, हर एक चीजों को अच्छा तरीके से समझते चले जाए और आपको तो पूरा आसान हो ही जाएगा। अब चलिए यहाँ से थोड़ा कंसेप्चुअल होता है तो इसको बहुत अच्छा तरीका से आप समझने की कोशिश कीजिएगा। अब यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। जो हम लोग लिगेंड्स को यहाँ पे क्लासिफाई करेंगे किसके बेसिस पर, चार्ज के बेसिस पर। तो जैसा कि हम लोग जान रहे थे कि लिगेंड के ऊपर हम लोग को नेगेटिव चार्ज रहेगा तो उसको अनायनिक लिगेंड बोलेंगे, पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो उसको कटायनिक लिगेंड बोलेंगे, और उसके ऊपर अगर किसी तरह का चार्ज नहीं है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूट्रल लिगेंड्स बोलेंगे। बात समझ में आए। अब यहाँ से हम लोग को क्या होगा, नोमेनक्लेचर के लिए आखिर हम लोग न्यूट्रल लिगेंड का कैसे नामकरण करेंगे, अनायनिक का कैसे नामकरण करेंगे, कटायनिक को हम लोग कैसे क्या नामकरण करेंगे, तो वही चीज यहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं। इसी चलते आप फोकस होकर के सभी चीजों को सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ से पूरा फोकस होकर ही इन सारा वीडियो को देखिए, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी आप भटक जाते हैं तो आपसे पूरा ऊपर ऊपर चैप्टर उठ जाएगा, ठीक है। इसी चलते आप समझने की कोशिश करें। यहाँ पे जैसा कि हम लोग जाने हैं कि लिगेंड को हम लोग 3 प्रकार से यहाँ क्लासिफाई किए हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं किसमें, न्यूट्रल लिगेंड में। अब न्यूट्रल लिगेंड में हम लोग नामकरण 2 तरीका से करते हैं। क्या करते हैं, 2 तरह से। एक होता है नेम्ड एज मॉलिक्यूल, कि जैसा हम लोग को मॉलिक्यूल रहता है उसी के जैसा नाम लिखते हैं उसका। और दूसरा होता है कि नोट नेम्ड एज मॉलिक्यूल, कि न्यूट्रल लिगेंड को भी हम लोग 2 तरह से नाम लिखते हैं। एक में हम लोग लिखेंगे न्यूट्रल लिगेंड में कि जैसा मॉलिक्यूल था उसी के जैसा हम लोग उसका नामकरण करेंगे, और एक रहेगा कि जैसा हम लोग को रहेगा उसका मतलब कि जो मॉलिक्यूल रहेगा उसके जैसा हम लोग वही नाम नहीं देंगे। अब कैसे क्या करेंगे उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। जैसा कि आप नीचे देख भी रहे होंगे केस के हिसाब से कि यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूट्रल लिगेंड विच आर नेम्ड एज मॉलिक्यूल, कि जैसा कि यहाँ पे हम लोग क्लासिफाई यहाँ पे एक चार्ट से बना है कि हम लोग कैसे क्या उसको एक्सप्लेन करेंगे। सो बात समझ में आया। बाकी आगे हम लोग एक्सप्लेन करते ही चले जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग समझ गए कि न्यूट्रल लिगेंड को भी हम लोग 2 तरह से नाम लिखेंगे। एक तो जैसा मॉलिक्यूल रहेगा उसी के जैसा लिखेंगे, और एक हम लोग लिखेंगे कि वो मॉलिक्यूल जो रहेगा उसी के जैसा नाम नहीं लिखेंगे बल्कि उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके उसका लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए अनायनिक लिगेंड जो होते हैं, क्या चाहिए, अनायनिक लिगेंड, उसका जो नामकरण करेंगे। अब जैसे कि मान के चलिए Cl रहेगा, क्या चीज रहेगा, Cl, थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पर बता देते हैं। Cl माइनस रहेगा, क्या चीज रहेगा, Cl माइनस। तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसको क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोराइड बोलते हैं। लास्ट में क्या आया,
IDE आया, मतलब कि यही चीज आया क्लोराइड वाला। अब यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, जब भी हम लोग लिगेंड्स का नाम लिखेंगे यहाँ पे किसमें, कॉम्प्लेक्स साल्ट में, तो ये जो अनायनिक लिगेंड में जब भी हम लोग को लास्ट में, जो भी हम लोग का अनायनिक लिगेंड होगा उसका जो लास्ट में होगा, अगर IDE हो रहा है या ATE हो रहा है या फिर ITE हो रहा है, तो वो तीनों को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ ये तीनों में से जो लास्ट का जो ई है, क्या चीज, जो लास्ट का जो ई है, ई को हम लोग हटा देंगे और ई की जगह में क्या लिखेंगे हम लोग, उसको ओ जोड़ देंगे, उसमें क्या लिख देंगे, ओ। तो जैसे कि IDE था, उसको हम लोग क्या हो जाएगा, ID वो हो जाएगा। ATE था तो वहां क्या हो जाएगा, ATO हो जाएगा। फिर ITE था, वहां क्या हो जाएगा, IT वो हो जाएगा। मतलब कि जब भी हम लोग को लिगेंड्स अनायनिक लिगेंड में रहेगा, क्या चीज में, अनायनिक लिगेंड में रहेगा, तो उस समय जो उसका लास्ट का जो ई रहेगा, क्या चीज, ई जो रहेगा, ई को हटा करके उसमें क्या जोड़ देंगे हम लोग, ओ जोड़ देंगे। तो उस हिसाब से जो उसका नामकरण होगा उसको हम लोग लिखते चले जाएंगे। बात समझ में आया, कि मान के चलिए अनायनिक लिगेंड में रहेगा क्लोराइड है, Cl-C, तो वहां पे क्लोराइड लिखते हैं, लेकिन क्लोराइड ना लिख करके वहां क्या लिखेंगे, क्लोराइडो लिखेंगे, क्या बोलेंगे, क्लोराइडो। तो यहाँ पे देखिए ई हटा के ओ ना लिख दिए इस तरह से। अब कैसे और क्या हम लोग करेंगे उसको हम लोग आगे एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ आपको एक चार्ट बना करके बता दिया जा रहा है कि इस तरह से हम लोग करेंगे। बात समझ में आया? इसके बारे में और हम लोग एक्सप्लेन आगे की ओर करते चले जाएंगे। उसी हिसाब से देखिए, जब हम लोग को कटायनिक लिगेंड रहेगा, क्या चीज रहेगा, कटायनिक लिगेंड, तो उस समय हम लोग क्या रहेगा कि जो उसका सफिक्स रहेगा, क्या चीज, उसमें जो सफिक्स रहेगा, सफिक्स में क्या लिख देंगे हम लोग, नियम हम लोग जोड़ते हैं, क्या लिखते हैं, नियम, NIUM, इसको हम लोग जोड़ देते हैं, क्या करते हैं, जोड़ देते हैं उसके नाम में। कि मान के चलिए जो भी यहाँ पे रहेगा, क्या चीज रहेगा, यहाँ पे जो भी रहेगा, अब वहां पे देखेंगे ये जो लिगेंड है, लिगेंड हम लोग को क्या चाहिए, पॉजिटिव वाला है, क्या चाहिए, पॉजिटिव वाला। तो इसके जो लास्ट में जो नाम रहेगा, कुछ भी नाम रहेगा, उसमें हम लोग क्या लिख देंगे, साथ में नियम भी यहाँ जोड़ देंगे, क्या लिख देंगे, नियम। बात समझ में आया? तो ये चीज हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब कैसे ये ऐड करेंगे और किस में ऐड करेंगे, और कौन कौन सा हमारा कटायनिक लिगेंड है, कौन कौन अनायनिक लिगेंड है, कौन हम लोग को न्यूट्रल लिगेंड है, वो सारा कुछ हम लोग आगे कवर करने वाले हैं। बल्कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया गया है कि किस तरह से हम लोग क्या करेंगे। बात समझ में आया? चलिए तो हम लोग फिर से शुरुआत करते हैं हम लोग बारीकी से कि किसमें क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग केस 1 में आते हैं, जिसमें हम लोग को क्या चाहिए, न्यूट्रल लिगेंड विच आर नेम्ड एज मॉलिक्यूल। जैसा कि यहाँ पे हम लोग चार्ट में देखे थे कि ये जो हम लोग न्यूट्रल लिगेंड को जो नामकरण करेंगे, एक तो होता है नेम्ड एज मॉलिक्यूल, कि जैसा मॉलिक्यूल है उसी के जैसा नाम करेंगे, और एक होता है मॉलिक्यूल के जैसा नाम नहीं होना। तो यहाँ पे हम लोग क्या चीज चर्चा करने जा रहे हैं, तो न्यूट्रल लिगेंड्स विच आर नेम्ड एज मॉलिक्यूल, कि जो मॉलिक्यूल है उसी के जैसा उसका नाम होना। बात समझ में आया? मतलब कि ये फर्स्ट वाला हम लोग टॉपिक बात करने वाले। चलिए अब यहाँ पे देखिए कि न्यूट्रल लिगेंड हम लोग को यहाँ पे जैसा कि चर्चा कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे 3 एग्जांपल लेके चला गया है। अब यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे दिखेगा कहीं कहीं PY, क्या दिखेगा, PY दिखेगा, या फिर ये जो PY है इसी को हम लोग बोलते हैं पैरिडीन। क्या बोलते हैं, पैरिडीन। तो यहाँ जो PY जहां जहां दिखेगा वहां पे आप समझ लीजिएगा वहां क्या लिखा हुआ है, पैरिडीन। पैरिडीन, और पैरिडीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, सो देखिए C2H5N होता है। क्या होता है, C2H5N। क्या इसके ऊपर कहीं भी आपको चार्ज दिखा, क्या नहीं दिखा? तो यहाँ पे देख रहे हैं कि पैरिडीन क्या देखे, PY को हम लोग बोलते हैं पैरिडीन, और जिसका फॉर्मूला होता है C2H5N होता है। अब इसका स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा वो आपको बना के दिखाते हैं। तो ये देखिए, यही आपका पैरिडीन का स्ट्रक्चर हो जाता है। क्या हो जाता है, पैरिडीन का स्ट्रक्चर है। तो यही हो जाता है आपका पैरिडीन का स्ट्रक्चर। बात समझ में आया? और यही पे देख रहे हैं कि पैरिडीन के जो नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, एक लोन पेयर है। अब यही जो लोन पेयर है, यही चीज क्या होता है, डोनेट करता है किसको, सेंट्रल मेटल एटम को, जो कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। बात समझ में आया? जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। लेकिन देखिए कि इसके ऊपर कोई चार्ज था क्या, नहीं था। और ये आपका क्या चीज हो जाता है, न्यूट्रल लिगेंड हो जाता है। तो न्यूट्रल लिगेंड, इसका जो नाम ही होता है वो क्या होता है, पैरिडीन। और जहां जहां हम लोग न्यूट्रल लिगेंड को हम लोग यूज करेंगे ये पैरिडीन को, तो पैरिडीन का पैरिडीन ही रहने देंगे। बात समझ में आया? जैसा हम लोग पहले जानते थे वैसा ही हम लोग बाद में भी इसको लिखते चले जाएंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसी चलते यहाँ पे बोला गया था कि जैसा मॉलिक्यूल रहेगा उसी के जैसा न्यूट्रल लिगेंड का नाम यहाँ पे हम लोग देंगे। तो ये हो गया पहला केस। अब यहाँ पे देखिए कि सेकेंड नंबर में
केस बने में कि यहाँ पे हम लोग 3 एग्जांपल दे रहे हैं कि जैसा उसका मॉलिक्यूल रहेगा, जैसा हम लोग उसको जान रहे थे उसी के जैसा उसका नामकरण भी देंगे। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं PH3P, मतलब कि यहाँ पे देख रहे हैं कि ट्राइफिनाइल फॉस्फिन है। क्या चीज है? ट्राइफिनाइल फॉस्फिन। कहीं कहीं ऐसा लिखा रहेगा या फिर आपको लिख देगा ट्राइफिनाइल फॉस्फिन, एक ही चीज तो बोल रहा है। इसी को क्या बोलते हैं? ट्राइफिनाइल फॉस्फिन। अगर इसका स्ट्रक्चर का बात बोला जाए तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ट्राइफिनाइल फॉस्फिन होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है। बात समझ में आए कि फास्फोरस है और उसमें जो फिनाइल है, कितना फिनाइल होता है? 3 फिनाइल उससे जुड़ा हुआ रहता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि फास्फोरस के ऊपर एक लोन पेयर है। कितना है? एक लोन पेयर है। और यही लोन पेयर क्या करता है? तो डोनेट करता है या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। किसके साथ? तो सेंट्रल मेटल एटम के साथ। यहाँ पर बात समझ में आया? चलिए, तो इस तरह से अब इसका ये जो स्ट्रक्चर होता है, इसका जो नाम आप पहले से ही जान रहे थे कि इसका क्या बोलते हैं? ट्राइफिनाइल फॉस्फेट। तो जहां जहां हम लोग को न्यूट्रल लिगेंड ये चीज आएगा ट्राइफिनाइल फॉस्फेट, तो उसका जो नामकरण लिखेंगे इसको हम लोग कोई भी मॉडिफाई नहीं करेंगे, जो है वही चीज वहां पे हम लोग लिखेंगे। अब कैसे लिखेंगे अभी अगर आप समझना चाहे तो आपको समझ में नहीं आएगा, बस आप इसको सुनते चले जाए। धीरे धीरे जैसे जैसे स्टेप बढ़ते चला जाएगा आपको सारा कुछ समझ में आने लगेगा। अच्छा, यहाँ पे यूज कर रहे हैं, अच्छा ये चीज होगा। बात समझ में आया? बस आप पेशेंस के साथ पूरा वीडियो को देखने की कोशिश करें, आपको पूरा चीज मैं समझा दूंगा बहुत ही आसान तरीका से, बस आप हम पर भरोसा रखें। बात समझ में आया? चलिए, तो अब देखिए यहाँ पे थर्ड नंबर जो थर्ड नंबर में कहीं अगर आपको स्मॉल में ई एन दिखा, क्या चीज? ई एन, तो उसका नाम होता है इथाइलिन डायअमीन, बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? इथाइलिन डायअमीन। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो ये जो इथाइलिन डायअमीन है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर ये होता है। बात समझ में आया? अब यहाँ पे देख रहे हैं मिथाइलिन डायअमीन में कि यहाँ जो दो दो नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन यहाँ पे है और एक नाइट्रोजन यहाँ पे है, और दोनों के पास यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एकक लोन पेयर है। कितना है? एकक लोन पेयर यहाँ पे मौजूद है। तो यही जो लोन पेयर है, यही जो दोनों लोन पेयर है, यही दोनों क्या करेगा? सेंट्रल मेटल आइटम जो होता है उसको डोनेट करेगा। बात समझ में आया? तो इस तरह से, तो यहाँ पर भी देखिए कि ये जो स्ट्रक्चर होता था इथाइलिन डायअमीन का, तो उसका जो नामकरण था पहले से, जैसे आप जान रहे थे इथाइलिन डायअमीन, तो कहीं भी अगर ये चीज हम लोग को लिगेंड यूज हो जाता है वहां पे हम लोग को न्यूट्रल लिगेंड, तो उसका जो नामकरण लिखेंगे उसका कोई भी किसी तरह का चेंज नहीं करेंगे। जो यहाँ पे देख रहे हैं वही चीज वहां हम लोग लिखेंगे। बात समझ में आया? इसका कोई भी मॉडिफाई नहीं होगा। और तो ये हो गया हम लोग को कि जैसा हम लोग मॉलिक्यूल था उसी के जैसा हम लोग न्यूट्रल लिगेंड का नाम देना, ये चीज हम लोग समझे। और दूसरा जो पॉइंट था यहाँ पे, जैसा कि आपको बताया कि जो न्यूट्रल लिगेंड का जो नामकरण होता है वो दो तरीका से, एक होता है कि मॉलिक्यूल जैसा था वैसा ही, और एक होता है कि मॉलिक्यूल तो था जैसा, उसी के जैसा नाम नहीं बल्कि उसका मॉडिफाइड नाम रहेगा, यहाँ पे कुछ चेंज रहेगा। तो क्या होगा और कैसे होगा उसी को हम लोग देखेंगे कि आखिर कौन कौन सा हम लोग मॉलिक्यूल है जिसमें हम लोग लिखेंगे कि मॉलिक्यूल का जैसा नाम था उसके उसे ना लिख करके उसके जगह दूसरा चीज लिखेंगे। बात समझ में आया? तो केस 1 तो हम लोग देख चुके हैं, अब देखते हैं हम लोग केस 2। तो यहाँ पे देख रहे हैं केस 2 में कि न्यूट्रल लिगेंड विच आर नॉट नेम्ड एज मॉलिक्यूल। बात समझ में आया कि मॉलिक्यूल के जैसा नाम नहीं होगा न्यूट्रल लिगेंड का। तो कब कब लिखेंगे और किस में लिखेंगे? तो यहाँ पे देखे कि NH3 लिखा हुआ है। क्या चीज लिखा हुआ है? NH3, जिसको हम लोग अमोनिया बोलते थे। क्या बोलते थे? अमोनिया। तो अमोनिया जो बोलते थे, यहाँ पे अगर कहीं भी आपको लिगेंड में दिख गया NH3, तो NH3 को आप अमोनिया ना बोल करके आप क्या बोलेंगे? वहां पे अमीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अमीन। स्पेलिंग आप देख लीजिए थोड़ा सा, AMMINE, आपको यही चीज लिखना पड़ेगा। ठीक है, कहीं भी आपको NH3 दिख गया लिगेंड, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स, आपको सिर्फ बात कर रहे हैं यहाँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ही देख रहे हैं। बात समझ में आया कि यहाँ पे देख रहे हैं इस चैप्टर का बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप ऑर्गेनिक चल गए और ऑर्गेनिक में भी यही काम कर रहे हैं, ऐसा चीज में मत कीजिएगा। बात समझ में आया? तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ जब भी हम लोग कॉम्प्लेक्स साल्ट में जब यूज करेंगे लिगेंड, तो लिगेंड में अगर आपको NH3 कहीं पे दिख गया, क्या दिखेगा? NH3। तो NH3 को हम लोग जान रहे हैं बचपन से कि NH3 को हम लोग अमोनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमोनिया। लेकिन यहाँ जब हमने न्यूट्रल लिगेंड में जब NH3 जब भी हम लोग यहाँ पे लिगेंड के रूप में प्रयोग होगा, तो उसका नामकरण हम लोग अमोनिया के जगह में क्या लिखेंगे? अमीन। और अमीन का स्पेलिंग आप देख लीजिएगा और आपको लिखना है यही चीज। बात समझ में आया? तो यही चीज आपको बताना था कि कौन सा ऐसा हम लोग को मॉलिक्यूल होगा जिसका नाम हम लोग उसके जैसा नहीं बल्कि दूसरा नाम उसको देंगे। बात समझ में आया? तो इस तरह से अब यहाँ पे देखिए H2O, क्या चीज है? H2O। H2O को हम लोग वाटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाटर। तो यहाँ पे वाटर को हम लोग क्या यहाँ पे लिख रहे हैं? तो यहाँ पे हम लोग उसको लिखेंगे एक्वा। क्या लिखेंगे? एक्वा।
एक्वा का स्पेलिंग भी देख लीजिए, AQUA। ठीक है, तो इस तरह से इसका नाम कहीं भी अगर आपको वाटर दिख गया, देखिए इसका नाम लिखने का प्रैक्टिस मैं आगे बहुत करवाऊंगा, इतना करवाऊंगा आप सोचे भी नहीं होंगे कि किसका मतलब कितना हम लोग करवाने वाले हैं। आपको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए, आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए, आपको आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए, आपको आईयूपीएसी के द्वारा उसका फॉर्मूला लिखने के लिए, इतना ज्यादा आपको प्रैक्टिस करवाने वाले हैं कि आप कभी जिंदगी में नहीं भूल पाइएगा। और यही सब तो आपका एग्जाम में आता है, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे या तो फिर आप तो बोर्ड एग्जाम का देख ही सकते हैं क्वेश्चन बैंक उलट के, कि आपको सिर्फ तीन ही चीज पूछता है यहाँ पे अगर देखा जाए बोर्ड एग्जाम में, तो क्या क्या पूछता है? एक तो पूछता है ऑक्सीडेशन नंबर, एक पूछता है कोऑर्डिनेशन नंबर, एक पूछता है आपका क्या चीज, तो आईयूपीएसी नेम या फिर उसी का रिवर्स आईयूपीएसी नेम दे देगा और उसके अनुसार आपको फॉर्मूला लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे या किस तरह से, तो आपको बहुत आसान तरीका से आपको समझाने वाले, आप उसमें किसी तरह से एकदम नहीं टेंशन लीजिए, बात समझ में आया? तो बस आप बारीकी तरीका से वीडियो को देखते चले जाए और उसको फॉलो करते चले जाए बस, और पूरा ध्यान दे करके पूरा फोकस के साथ वीडियो को देखें, ताकि मेरा हर एक चीज आपको तुरंत समझ में आ जाए, बात समझ में आया? और नहीं तो पता चलेगा आप फिर से वीडियो देख रहे हैं, फिर से वीडियो देख रहे हैं, मेरा छोड़ के दूसरा का देख रहे हैं, दूसरा वाला छोड़ के तीसरा वाला देख रहे हैं, तो आप भटकते चले जाएंगे लेकिन आपको कहीं समझ में नहीं आएगा, बात समझ में आए? इसी चलते अगर मेरे साथ आप जुड़े हैं तो आप मुझ पर भरोसा करके ही आए हैं और भरोसा करके ही मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो इसी वजह से आप पूरा फोकस के साथ सिर्फ मेरा वीडियो को देखते चले जाए। बाकी हर एक चीजों को आसान करने का जिम्मेवारी सिर्फ मेरा है, बात समझ में आए? आपको कैसे पूरा यह चैप्टर को मजबूत करवाऊंगा वो मेरा जिम्मेवारी है, ठीक है? आपको कैसे प्रैक्टिस दूंगा, प्रैक्टिस करवाऊंगा, आपको मैं बता देना चाहता हूँ, मैं अभी बताना नहीं चाह रहा था, मैं बाद में अनाउंस करता, लेकिन मैं अभी आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि अब देखिए, हो सकता है कि अगले लेक्चर के बाद ही तो आपको क्या होगा, डीपीपी प्रोवाइड किया जाएगा। अब ये डीपीपी क्या होता है? डेली प्रैक्टिस पेपर, बात समझ में आया? उसमें आपको बहुत सारा चीज दिया रहेगा, जैसे कि अभी आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए बताएं, कोऑर्डिनेशन नंबर तो अभी नहीं बताया है, सिर्फ आपको मतलब ऊपर ऊपर बताएं कि कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है। हालांकि कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना इतना आसान नहीं है अभी, वो सिर्फ थोड़ा सा था और छोटा सा चीज था, इसी चलते आपको बताएं। अभी कोऑर्डिनेशन नंबर अपने आप में एक बड़ा सा अभी बनने वाला है, जो कि अभी बस जस्ट एक दो टॉपिक के बाद उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं कि आखिर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे लिखा जाता है। और कोऑर्डिनेशन नंबर लिखना बहुत आराम हो जाता है, बस थोड़ा थोड़ा उसमें थोड़ा सा डिफिकल्टीज है, लेकिन आपको बहुत आसान लगने वाला है, ठीक है? इतना ज्यादा आपको प्रैक्टिस करवा ही दूंगा कि आप कभी भूल ही नहीं पाइएगा, बात समझ में आया? तो चलिए, अभी वो सब चीज तो बाद में होते ही रहेगा। बाकी तो जिस दिन मैं अपलोड करूंगा या फिर जिस दिन आपको प्रोवाइड करूंगा उस दिन तो आपको अनाउंस कर ही दूंगा, बोल ही दूंगा, लेकिन बस आपको निर्देश दे दिया हूं कि आपको बहुत कुछ करवाने वाला हूं। बस सिर्फ आप हमसे जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितने भी दोस्त होंगे सभी को शेयर कीजिए, ताकि थोड़ा सा मजा आवे पढ़ने में, बात समझ में आए? चलिए, तो जैसा कि आपको बताएं यहाँ पे कि NH3 का नाम हम लोग अमोनिया जानते थे, लेकिन जब भी हम लोग लिगेंड के रूप में यहाँ यूज होगा, तो वहां में जब भी हम लोग कॉम्प्लेक्स साल्ट में यूज होगा लिगेंड का NH3, तो हम लोग अमोनिया की जगह हम क्या लिखेंगे? अमीन लिखेंगे। फिर यहाँ पे अगर H2O आएगा तो वाटर की जगह हम लोग क्या यहाँ लिखेंगे? एक्वा लिखेंगे। अगर यहाँ पे CO आएगा, क्या चीज? CO, तो देखिए जैसा कि हम लोग जानते थे सीओ को हम लोग क्या बोलते थे? तो कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते थे, लेकिन यहाँ पे जब लिगेंड का यूज होगा, लिगेंड में इसका प्रयोग किया जाएगा, तो इसको कार्बन मोनोऑक्साइड ना बोल करके क्या बोलेंगे? कार्बोनिल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कार्बोनिल। बात समझ में आया? सिर्फ आप इसको याद कर लीजिएगा, बस आपको आसान पूरा हो ही जाएगा। बात समझ में आया? बस जैसे जैसे आपको चार्ट बनाया गया है, आपके पास तो पीडीएफ भी रहेगा, तो आप क्या कीजिएगा, इसको अलग से एक पेपर में लिख लीजिएगा और आप इसको याद कर लीजिएगा। बस थोड़ा थोड़ा सा छोटा छोटा टॉपिक है जी, आप इसको याद नहीं कर पाइएगा कि अमोनिया को अमीन बोलेंगे, H2O को एक्वा बोलेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड की जगह में हम लोग क्या बोलेंगे? कार्बोनिल बोलेंगे। NO है तो NO को हम लोग क्या बोलेंगे? नाइट्रोसेल बोलेंगे। बात समझ में आया? पहले हम लोग NO को क्या बोलते थे? नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते थे। क्या बोलते थे? नाइट्रिक ऑक्साइड। लेकिन जब भी यहाँ लिगेंड के यूज होगा तो हम लोग नाइट्रिक ऑक्साइड की जगह हम लोग यहाँ क्या बोलेंगे? नाइट्रोसेल का यूज करेंगे। क्या चीज? नाइट्रोसेल। बात समझ में आया? अब यहाँ पे थोड़ा सा सिर्फ आपको बता देते हैं कि यहाँ NH3 में इसका लोन पेयर होता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जान रहे हैं कि आखिर लिगेंड है तो लिगेंड क्या करेगा? लोन पेयर को डोनेट करेगा सेंटर मेटल आइटम को, तो इसमें तो दिखाना जरूरी है ना कि उसके ऊपर लोन पेयर है, तो यही लोन पेयर तो उसमें जाके अटैक करेगा, मतलब कि उसको डोनेट करेगा। बात समझ में आया? अब यहाँ पे H2O है, तो H2O है तो इसके पास भी हम लोग को क्या हो जाएगा? लोन पेयर रहेगा। क्या हो रहेगा? लोन पेयर रहेगा। बात समझ में आया? तो यही लोन पेयर क्या करेगा? डोनेट करेगा वहां पे। तो बात समझ में आया? तो इस तरह से क्या होगा? आपका न्यूट्रल लिगेंड का नामकरण वहां पे होगा।
तो ये रहा आपका केस 2। बात समझ में आया? तो सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पे नाम को याद रख लेना। हालांकि ये जो यहाँ पे तीन चीज था, जो जैसा मॉलिक्यूल था मॉलिक्यूल के जैसा ही नाम लिखेंगे। और ये चीज अगर आपको नया चीज लगा होगा कि आपके जिंदगी में नया नया टर्म आ गया, मॉलिक्यूल को ऐसा हम लोग देखे नहीं थे और पहला बार आया है, तो आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। और हमको तो लग रहा है कि आधा से ज्यादा बच्चों को सारा कुछ पता ही होगा कि ऐसा स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते थे पैरिडीन, इसको बोलते थे हम लोग ट्राइफिनल फॉस्फीन, इसको हम लोग बोलते थे इथाइलिन डायमीन बोलते थे, है कि नहीं? तो नहीं भी याद होगा तो आप इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये चीज है कि आपको पूरा कॉम्प्लेक्स जो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स साल्ट में पूरा आपको पूरा चैप्टर में ही ये सारा चीज दिखेगा, है कि नहीं? तो बार बार आते रहेगा तो आपको पूरा तो याद हो ही जाएगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा आप पहले ही याद कर लीजिएगा, ताकि वहां पे बनाने में भी आराम होगा, है कि नहीं? आपको मॉलिक्यूल का नाम रहेगा याद। चलिए, तो पढ़ने में भी थोड़ा मजा आएगा। तो एक तीन गो वहां चीज हो गया याद करने के लिए, और यहाँ पे थोड़ा सा हो गया, तो बहुत कुछ तो याद हो ही गया होगा, है कि नहीं? कि इसको कार्बोनाइल बोलेंगे, इसको नाइट्रोसाइल बोलेंगे, इसको एक्वा बोलेंगे, ये तो अमीन बोलेंगे। बस समझ में आया? याद रखेगा, इसको अमोनिया नहीं क्या बोलेंगे, अमीन बोलेंगे, ठीक है? तो इस तरह से हम लोग को दो केस था, किसका? न्यूट्रल लिगेंड्स का। तो न्यूट्रल लिगेंड्स का कितना हम लोग कैसे उसका नामकरण करेंगे, वो चीज आप यहाँ पे भली भांति समझ चुके हैं, है कि नहीं? तो चलिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है दोस्त, तो इसी चलते हम लोग क्या करते हैं कि यह वीडियो को, यह लेक्चर को यहीं पे एंड कर देते हैं। और इतना आप कर लीजिएगा, जितना भी आज मैंने आपको बताया है सारा कुछ आप क्या कीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। क्या कीजिएगा? रिवीजन करने की कोशिश कीजिएगा, जिससे कि आपका पूरा बेस मजबूत रहे। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते चला जाऊंगा चैप्टर में, तो आपको समझने में भी बहुत आराम होगा, है कि नहीं? चलिए, तो इसी तरह से आप पढ़ते रहे। ऑल दी वेरी बेस्ट, और फिर हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए ओके, बाय।